Hello students, today we are going to discuss a new chapter of macroeconomics which name is the problem of deficient and excess demand. हमने इससे पहले वाले चैप्टर जिसका नाम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम उसमें पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक इन द टू कंडीशंस either the aggregate demand is equal to aggregate supply, the second one the supply is equal to aggregate demand we discussed, the second one the savings are equal to y. यानी जब एडी और एस बराबर हो या जब एस और आई दोनों बराबर हो तो इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी कि साथ में किसी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो। यानी एडी और एस तब भी बराबर हो सकते हैं जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन ना हो और जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट ना मिले। कैसे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष क्षेत्रपाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अब पढ़ना शुरू करते हैं द टॉपिक विच नेम इज द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। हम जानते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में सपोज किसी इकोनॉमी का साइज $10 बिलियन है और उसकी फुलर कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई, देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गए, तो वी कैन से कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर सपोज मान के चलिए कि एग्रीगेट डिमांड कम क्रिएट हुई, लोगों ने डिमांड की $8 बिलियन की, तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगा, तो रिसोर्सेज फुलर यूटिलाइज नहीं हुए और रिसोर्सेज के फुलर यूटिलाइज ना होने पर देश में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी बाकी रह जाएगा। उस कंडीशन में क्रिएट होती है द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये आपको ग्राफ बनाना आता है। आपने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ये ग्राफ सीखा था कि ये आपकी वाई यानी एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है। अब अगर किसी इकोनॉमी में ये आपका एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, यहां पर दोनों कट कर रहे हैं तो इसको इक्विलिब्रियम कहा गया। ये लेकिन मान के चलिए अगर उसी इकोनॉमी में ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस अब डिमांड कम हो जाए और आपका न्यू एग्रीगेट डिमांड जो कि प्लान्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग है वो यहां पर स्ट्रक करे, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, ये जो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है इसको डेफिशिएंट डिमांड कहा जाएगा। और इस गैप को पुराने वाले इक्विलिब्रियम और नए इक्विलिब्रियम के बीच का जो ये गैप आया है, इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, यानी क्या कारण है कि किसी भी इकोनॉमी में आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेनी रीजंस आर देयर, जैसे कि पहला रिडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर किसी देश में प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाए तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएं तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं तो डिमांड कम हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो टैक्सेस के बढ़ने पर भी लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगा, लोगों के पास स्पेंडिंग मनी कैपेसिटी कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इसके परिणाम क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो उस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स को आउटपुट रिड्यूस करना पड़ेगा।
जब आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा मतलब प्रोडक्शन उस इकोनॉमी में जब कम हो जाएगा तो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। जब यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, यानी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा और उसके कारण इकोनॉमी में जो गैप आएगा उस गैप को डिफ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छी तरह वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। फिर मैं इस बोर्ड को रब करता हूं और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड को आपको समझाता हूं। नोट कीजिए द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। फिर आपको एक ग्राफ बना के मैं एक्सप्लेन करता हूं। You know that is the line of wire which is also called as aggregate supply. सपोज ये आपका एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन किसी इकोनॉमी में सपोज इन केस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई और एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड है वो यहां पर पहुंच गई। पहले इक्विलिब्रियम वाज स्टकिंग हियर, नाउ द इक्विलिब्रियम इज स्टकिंग हियर। तो ये जो बीच का गैप आया है इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप या इसको एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है। नाउ द टॉपिक अराइज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट। डिमांड बढ़ने के कॉजेज क्या होते हैं? तो डिमांड के कम होने के जो कॉजेज थे ना उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, यानी इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इंक्रीज हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज हो जाए प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, हमारे इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाए, या गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को कम कर दे। तो अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, दे विल स्पेंड मोर मनी इन द इकोनॉमी और इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? डिमांड बढ़ने का फ्यूचर क्या होगा? कंपनीज को, प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की जो वेजेस है वो वेजेस इंक्रीज हो जाएगी, वेजेस इंक्रीज होने से कमोडिटीज का जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जनरल प्राइसेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, वेजेस फिर दोबारा बढ़ जाएगी और इट विल क्रिएट द वेज प्राइस स्पाइरल। यानी इससे इकोनॉमी में जो सिचुएशन क्रिएट होगी ना दैट विल बी कॉल्ड एज वेज प्राइस स्पाइरल और इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। आया समझ में? नोट कर लीजिए द टॉपिक इज व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स ऑफ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी हाउ वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस दोनों प्रॉब्लम की समस्याओं के समाधान के लिए जनरली हमारे पास दो प्रकार की पॉलिसीज या मेजर्स हैं, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स एंड द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स। सबसे पहले समझते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। किसी भी देश की सरकार के द्वारा रिसीव्स और एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से कनेक्टेड जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक,
बोरोइंग फ्रॉम द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार टैक्सेस को इंक्रीज और डिक्रीज करके किसी भी इकोनॉमी में मनी की या डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। अगर सरकार इकोनॉमी में ये जाने कि एक्सेस डिमांड है, डिमांड इन्फ्लेशनरी है, तो एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जा सकता है। बेटा मान जाना प्लीज, आवाज आ रही है उससे बार बार। अगर किसी इकोनॉमी में सरकार के पास पैसे की कमी हो तो सरकार पब्लिक से मनी रेज करेगी। जब पब्लिक से मनी रेज करेगी तो पब्लिक के पास जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा, तो पीपल विल हैव लेस मनी टू स्पेंड, और इकोनॉमी में उनकी एक्सपेंडिचर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई, सरकार रिजर्व बैंक से मनी रेज करती है। रिजर्व बैंक से मनी रेज करेगी तो और सरकार के पास लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, सरकार वो पैसा इकोनॉमी में डालेगी, इकोनॉमी बूस्टअप होगी और लोगों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी डिमांड बढ़ी हुई है तो फिर ये वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी। डिटेल में इस टॉपिक को मैं गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और यहाँ पर मैंने आपको जनरली समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर मनी के इनफ्लो और मनी के आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए या मनी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल और इक्वलाइज करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जाती है उस पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली इसमें सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज सीआरआर, जानते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का जितना परसेंट रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, दैट इज सीआरआर। अगर सीआरआर का रेट ज्यादा होगा तो मार्केट में मनी का क्रिएशन कम होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और अगर सीआरआर को लोअर किया जाएगा तो पब्लिक विल हैव मोर मनी टू स्पेंड द मनी इन द इकोनॉमी। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वो रेशियो जितना परसेंट हम अपनी करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज करके इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद रिपो रेट, आप जानते हैं ना, जिस रेट पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है उसको रिपो रेट कहा जाता है। तो अगर रिपो रेट बढ़ाया जाएगा यानी कि बैंक्स के पास जो बोरोइंग्स हैं वो हायर रेट पर आएंगी, तो वो इकोनॉमी में हायर रेट पर बेचेंगे, तो पीपल विल लेस क्रिएट देयर डिमांड। डिमांड जब कम होगी तो ऑलरेडी खर्चे कम हो जाएंगे। रिवर्स रिपो रेट, जरूरत पड़ने पर जब रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसको रिवर्स रिपो रेट कहा जाता है। ठीक है, बैंक रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, लेकिन ये भी ना मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है और मॉनेटरी पॉलिसी की अप्रोच और होती है जिसको क्वालिटेटिव अप्रोच कहा जाता है। क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच में 3 टॉपिक्स आते हैं, मोरल प्रेशर, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और आपका चैप्टर ये वाला खत्म हो गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे।